नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द जियोपॉलिटिक्स यूपीएससी। रिसेंटली चंद्रयान 3 को लेकर के एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के साउथ पोल पे सल्फर और ऑक्सीजन होने की पुष्टि की है और यह पहली बार है जब मून के साउथ पोल से इस तरीके के एलिमेंट्स की पुष्टि हुई है। तो प्रज्ञान रोवर ने इस तरीके की और भी बहुत सारे एलिमेंट्स की खोज की है चंद्रमा के साउथ पोल पे और ये हिस्टोरिक है। ये पहली बार है जब हमें ये पता चल रहा है कि मून के साउथ पोल में किस तरीके के एलिमेंट्स, किस तरीके के तत्व मौजूद हैं। और यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि लाखों साल के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब मून के साउथ पोल पर कोई देश पहुंचा है और वहां पे अपने लैंडर और रोवर को उतारा है। तो भारत ने बहुत ही हिस्टोरिक मिशन को अंजाम दिया है और अब जो हमारा लैंडर है विक्रम और रोवर प्रज्ञान बहुत सारी डेटा को सीधे डीप स्पेस नेटवर्क्स के थ्रू इसरो को सेंड कर रहा है और इसका अध्ययन करके हमें मून के साउथ पोल के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां हासिल हो रही हैं जो इससे पहले आज तक हमें कभी पता नहीं चला था। तो जानते हैं इस वीडियो में डिटेल से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऑलराइट, तो आप सबको पता होगा कि भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार मून के साउथ पोल पर अपने लैंडर और रोवर को सॉफ्टली लैंड करवाया था और वो डेट थी 23 अगस्त। और इस हिस्टोरिक लैंडिंग के बाद जो हमारे लैंडर और रोवर है वो अपने काम पे लग गए हैं। वह मून के सतह पर अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म कर रहे हैं और जो हमारा प्रज्ञान रोवर है उनमें बहुत सारे पेलोड्स लगे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य पेलोड है जिसका नाम है लिप्स यानी द लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। और यही पेलोड चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की मिट्टी में ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। और इसी ने खोज करके विक्रम लैंडर के जरिए इसरो के ग्राउंड स्टेशन को ये जानकारी भेजी है कि चंद्रमा के सतह पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और आयरन, इसके अलावा क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन ये सभी पाए गए हैं। यानी ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है जहां मून के साउथ पोल में सल्फर और ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई गई है जो भविष्य में वहां पे मानव को बसाने के लिए, मानव बस्तियों को बसाने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। इसके अलावा इससे पहले विक्रम लैंडर ने, जिसमें एक पेलोड लगा हुआ था जिसका नाम था चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट करते हुए ये डेटा इसरो के ग्राउंड स्टेशन पर भेजी थी। चंद्रमा के सतह में टेम्परेचर का बहुत ज्यादा वेरिएशन है जहां पर यहाँ पर बैठे वैज्ञानिक ये अनुमान लगा रहे थे कि चंद्रमा की सतह पर यानी मून के साउथ पोल पे मून का सरफेस टेम्परेचर जब वहां पे दिन होगा तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, लेकिन यह बात गलत साबित हुई। विक्रम लैंडर से जो डेटा प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर यह बताया गया है कि मून के सरफेस का टेम्परेचर इस समय जबकि दिन है वह 60 से 70 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इस डिस्कवरी में एक और बड़ी बात पता चली है कि केवल मून के सरफेस पे 80 मिलीमीटर की गहराई में वहां पे टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। तो यानी मून की सतह पर तो दिन में इतनी ज्यादा गर्मी है लेकिन बस कुछ ही गहराई में वो टेम्परेचर माइनस में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका मतलब है कि मून के सरफेस पे ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा है और ये डिस्कवरी बहुत बड़ी है जो आने वाले मैन्ड मून मिशन के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है। और जो हाल ही में प्रज्ञान रोवर के द्वारा मून के सरफेस पे, मून के मिट्टी में सल्फर और ऑक्सीजन होने की पुष्टि की गई है, खास बात यह है कि ये चांद के सतह पे बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं और मून के साउथ पोल पर इनका मिलना इसकी पॉसिबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देता है कि वहां पे वाटर यानी पानी आइस के फॉर्म में उपलब्ध है। हालांकि फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है, अभी रोवर इसकी खोज में लगा हुआ है, लेकिन जो डिस्कवरी प्रज्ञान रोवर ने अभी के समय में की है वो पूरी मानव इतिहास को बदल सकती है। मून पर कॉलोनी बसाने के सपने को एक बल दे सकता है क्योंकि सल्फर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका उपयोग बहुत सारे मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस में वाटर यानी पानी के सब्स्टिट्यूट के रूप में किया जा सकता है। और इससे होगा क्या कि भविष्य में मून पर परमानेंट स्ट्रक्चर्स को बनाने में बहुत सहायता मिल सकती है क्योंकि ये जो सल्फर है वह मून के सरफेस पे किसी कंक्रीट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक सीलेंट के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा सल्फर का उपयोग सोलर सेल टेक्नोलॉजी यानी सोलर पैनल्स को भी बनाने में किया जा सकता है क्योंकि ये जो सल्फर है ये सोलर रेज को यानी सूर्य की किरणों को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो सल्फर का उपयोग करते हुए मून पे एनर्जी की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। जब वहां पे कॉलोनियां बसाई जाएंगी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे तो निश्चित रूप से एनर्जी की आवश्यकता होगी जिसमें सल्फर बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है क्योंकि यह सल्फर
वहां पे उपलब्ध सोलर रेज को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन का खोज एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वहां पे भविष्य में जीवन के संभावनाओं की तलाश की जा सकती है। वहां पे ऑक्सीजन का उपयोग करके मनुष्य के अनुकूल माहौल बनाए जा सकते हैं। और फिलहाल जो हमारा प्रज्ञान रोवर है वो बस एक ही चीज की खोज कर रहा है, वो है हाइड्रोजन। और यदि हाइड्रोजन की मिलने की पुष्टि हो जाती है मून के साउथ पोल पे, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और आप सबको पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही पानी बनाते हैं। तो यदि हमारा रोवर हाइड्रोजन को खोजने में कामयाब हो जाता है चंद्रमा की सतह पर, तो ऑक्सीजन तो पहले ही मिल चुका है और हाइड्रोजन का मिलना इस बात का साफ साफ संकेत दे देगा कि वहां पे कहीं न कहीं पानी की उपलब्धता है, जो कि आइस फॉर्म में हो सकता है। और यह चंद्रमा पे जीवन के लिए एक अनुकूल माहौल बना सकता है, क्योंकि पानी मनुष्य जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसी स्थिति में यदि वहां पे पानी होने की पुष्टि हो जाती है, जो कि आइस फॉर्म में हो सकता है, तो यह इस सदी की सबसे बड़ी खोज होगी, इस पूरे मानवता के इतिहास में सबसे बड़ी खोज होगी। तो निश्चित रूप से भारत का ये मिशन पूरी मानवता को बहुत ज्यादा आगे ले जा सकता है। और अब हम ये कह सकते हैं कि जो आज तक नहीं हुआ वो भारत ने कर दिखाया है। तो फिलहाल अभी जो हमारा मिशन है वो मून पर एक हफ्ते तक और परफॉर्म करेगा, क्योंकि उसके बाद चंद्रमा के उस साउथ पोल रीजन में रात हो जाएगी और वहां पर रात में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हार्श होता है, -160 से 170 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। तो लगभग 14 डेज बाद जब वहां पे फिर से दिन होगा, तो इसरो फिर से अपने लैंडर और रोवर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। और यदि इसरो कामयाब हो जाता है फिर से लैंडर और रोवर से कनेक्ट करने में, कम्युनिकेट करने में, लिंक को स्थापित करने में, तो निश्चित रूप से ये जो मिशन है वो 14 दिनों के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो धीरे धीरे बहुत सारी न्यूज आ रही है इसरो के इस मून मिशन को लेकर के। आगे भी जैसे जैसे अपडेट आएगी हम आपके लिए अलग से वीडियोज लेकर आते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।